गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। आज हम कक्षा 3 का हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि भाषा क्या होती है। भाषा का संबंध ध्वनियों से है। ध्वनियों का निर्माण शब्दों से होता है। शब्दों से ही वाक्य बनाकर अर्थपूर्ण विचार व्यक्त किए जाते हैं। हम अपनी बातचीत में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी आदि। तो भाषा का माध्यम ध्वनि है। मैं आपसे जो बोल रही हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। अब मैं यहाँ पर अपनी बात बोल कर कह रही हूँ, तो भाषा का ये माध्यम हो गया। तो जो माध्यम होता है उसी को भाषा कहा जाता है। ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। अब हम इसको आगे विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। चित्र में आपने देखा कि चिड़िया चींची कर रही है, लेकिन लड़की को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन चिड़िया यहाँ पर बोल रही है, अपने मुंह से ध्वनि निकाल रही है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे दादी जी ने बोलकर अपनी बात कही और दादाजी ने सुनकर उसका जवाब दिया। जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जैसे कि मैं बच्चों आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो कुछ बोल कर समझा रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो और आप उसको समझकर जब मुझे वापस उसका जवाब दोगे, तो यहाँ पर हमारा माध्यम हो जाएगा मौखिक, क्योंकि हम उसको बोलकर बता रहे हैं। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा और छात्रों ने पढ़कर उसे कॉपी में लिखा। यहाँ पर अध्यापिका बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं, लिखा जा रहा है कुछ, और बच्चे भी उसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूप हो गया? ये लिखित रूप हो गया। जहाँ लिखा जा रहा है, लिखकर समझाई जा रही है अपनी बात, तो भाषा का लिखित रूप हो जाता है। भाषा की परिभाषा देख लेते हैं हम। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह भाषा कहलाती है। आगे चलते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक या कथित भाषा और लिखित भाषा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो बोलकर अपनी बात कहते हैं वह कौन सा रूप है? मौखिक रूप है, और जो लिखकर समझाया जा रहा है वह लिखित रूप है। अब हम मौखिक भाषा को और लिखित भाषा को, इन दोनों रूपों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक भाषा को दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, इसे कथित भाषा भी कहते हैं। पहली बात तो मौखिक भाषा को ही कथित भाषा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात कही जा रही है और कहते कैसे? मुंह के द्वारा कही जा रही है, तो बोला जा रहा है, अपनी बात को बोलकर समझाया जा रहा है। तो ये कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। इसके कुछ उदाहरण हैं। नेताजी द्वारा भाषण देना, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन और वार्तालाप मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। नेताजी द्वारा भाषण देना, नेताजी यदि भाषण देंगे तो बोलकर मुंह से देंगे। रेडियो, टेलीविज़न पर भी हमें सुनाई देता है, हम सुनते हैं, मतलब सामने वाला हमें बोलकर ही बता रहा है। तो ये सारे उदाहरण किसके? मौखिक भाषा के। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करेंगे, अपनी बातों को लिखकर समझाएंगे या लिखकर बताएंगे, तो वह भाषा का लिखित रूप होगा। आगे का टॉपिक है बोली। बोली क्या होती है? भाषा के मौखिक रूप को ही बोली कहा जाता है। बोली, हम जो बोल रहे हैं वह बोली है, लेकिन बोली होती क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलते हैं। जैसे कि हम अजमेर में रहते हैं, यहाँ की जो आम बोली है, जो लोग यहाँ पर बोलते हैं, वह है मारवाड़ी। आप ब्रज में जाओगे तो वहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग होगा। हरियाणा में जाओगे तो हरियाणवी भाषा का प्रयोग होगा। तो ये क्या हो गई? वहाँ की बोलियाँ हो गई।
भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, हरियाणवी, मैथिली आदि। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। बच्चों, आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा हिंदी। यह भारत भर में बोली और समझी जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आइए कुछ राज्यों की भाषाओं के नाम जानें। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। लिपि। लिपि क्या होती है? हम अपने विचारों को लिखित या मौखिक भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। बोलने के लिए हम अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों या संकेतों का उपयोग करते हैं। इन संकेतों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जो हमने कुछ कहा या हमने जो कुछ बोला, उनको जब लिखा जाएगा तो उसके लिए कुछ चिन्ह या संकेत लिखे जाते हैं, उसको ही लिपि कहा जाता है। लिपि की परिभाषा है, भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है, उन ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इन दोनों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि को जब हम लिखते हैं तो इसको हम सीधे से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। इसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। अंग्रेजी की देव लिपि है रोमन, और पंजाबी की है गुरुमुखी, और उर्दू की है फारसी। और फारसी लिपि को हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं, यानी सीधे से बाएं की तरफ चलते हैं। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग किया जा सके। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है। नियमों का ज्ञान होने पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना व लिखना सीखते हैं। जब तक हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना या बोलना नहीं सीख सकते। व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह साधन है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो वो क्या होता है? व्याकरण होता है। अब आता है व्याकरण के भेद की व्याकरण को कितने भाग में बांटा गया है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। अब हम इन पर चर्चा कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर हम वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद तथा उच्चारण आदि का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा इसके और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि वर्ण विचार है क्या। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला भाग है। भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उनके लिए कुछ चिन्ह हैं, कुछ लिपि चिन्ह हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो बच्चों आपका जवाब होगा वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग का अध्ययन करते हैं। थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंदर शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों का विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उनके भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे वक्ता को पूरी बात समझ आ जाए, वाक्य कहलाता है। वर्ण से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बना, और वाक्यों का एक ऐसा समूह
जिससे सामने वाला आसानी से उसकी बात को समझ जाता है, तो वो क्या होता है, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ निकल कर आता है उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज हमने भाषा और व्याकरण का अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मिलेंगे। धन्यवाद।